इस वीडियो में हम समझने वाले हैं खलजी डायनेस्टी के बारे में। हम समझेंगे रूलर्स ऑफ द खलजी डायनेस्टी, जिसमें हम समझेंगे जलालुद्दीन फिरोज खलजी के बारे में और समझेंगे अलाउद्दीन खलजी के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। स्लेव डायनेस्टी के प्रोमिनेंट रूलर बलबन की डेथ के तकरीबन 4 साल बाद ही स्लेव डायनेस्टी खत्म हुई और नींव रखी गई खलजी डायनेस्टी की। हुआ ये कि जब बलबन की डेथ हुई तो उसके बाद जितने भी रूलर्स आए स्लेव डायनेस्टी में, वो थ्रोन की लालच को लेकर आपस में लड़ते मरते रहे, जिसका फायदा उठाया बलबन का जो पोता था उसका सेनापति जलालुद्दीन खलजी ने। बलबन का ग्रैंडसन जैसे ही राजगद्दी पर बैठा तो वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था, जिसका फ़ायदा उसके कमांडर जलालुद्दीन खलजी ने उठाया और जल्दी ही उसने स्लेव डायनेस्टी को ख़त्म कर खुद थ्रोन पर बैठा और अब वो दिल्ली का रूलर बन गया। हालांकि जब उसके अंडर में दिल्ली की पूरी सल्तनत आई तो वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा हो चुका था। उसकी एज तकरीबन 70 ईयर्स थी। जलालुद्दीन खलजी के राजगद्दी पर बैठने के कुछ दिन बाद ही अब राजगद्दी का लालच आ गया उसके भतीजे अलाउद्दीन खलजी को, और अलाउद्दीन खलजी ने जलालुद्दीन खलजी को मौत के घाट उतार दिया और खुद राजगद्दी पर बैठ गया। अब हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खलजी के बारे में। अलाउद्दीन खलजी अच्छा मिलिट्री कमांडर होने के साथ साथ अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी था। वो सिकंदर के जैसे विश्व विजेता बनना चाहता था। वो खुद के बारे में ये सोचता था, राजगद्दी के बारे में ये सोचता था कि सभी लोग, जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं, जितने भी युद्ध हुए हैं, उनका कारण ये रहा कि कहीं ना कहीं सभी लोग विजेता बनना चाहते थे। सभी लोगों की नज़र राजगद्दी और राजा बनने के बाद जो लग्जूरियस लाइफ मिलती थी उस पर नज़र होती थी, तो जिसके कारण उनके साथ कॉन्स्पिरेसी हुई। जैसे हम देख सकते हैं कि इसने खुद अपने चाचा को षड्यंत्र के तहत, कॉन्स्पिरेसी के तहत मौत के घाट उतार दिया था। तो डर इसको भी लग रहा था कि ऐसा ना हो कि कहीं ना कहीं मैं भी किसी कॉन्स्पिरेसी का शिकार हो जाऊं। इसने देखा कि इसके राज्य में, इसके किंगडम में जो स्पाइस का नेटवर्क था, मतलब कि जासूसों का जो नेटवर्क था वो काफ़ी ज़्यादा वीक था। वो जासूस उसके या काम करने वाले थे वो अच्छे से काम नहीं कर रहे थे। तो इसने पता लगाने के लिए कि कहाँ पर गड़बड़ी है एक सिस्टम बनाया। इसने सबसे पहले क्या किया, एक सक्सेसफुल सिस्टम बनाया ताकि जो भी नोबेल हैं, जितने भी गवर्नर्स हैं, काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनके पीछे एक एक जासूस लगा दो। वाइन शॉप पर इसने रोक लगा दी और साथ ही जितने भी नोबल्स की गैदरिंग होती थी, पार्टी होती थी, उन पर भी रोक लगा दी। इसके किंगडम के जितने भी नोबल्स थे उन्हें जो भी गिफ्ट और ग्रांट्स राजा की तरफ से दिए गए थे वो सारे के सारे इसने जब्त कर लिए। जितनी सारी एडमिनिस्ट्रेटिव और रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसी हमने यहाँ पर मेंशन की, इसके अलावा भी और भी इकोनॉमिक पॉलिसी थी नई नई इसने प्रोवाइड करवाई। लाइक इसका ये मानना था कि मैं सभी लोगों को जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं वो एक रिस्पॉन्सिबल रेट में प्रोवाइड करवाऊँ ताकि मुझे भी कुछ पैसा मिले। और इसके साथ साथ ये लोगों से टैक्स भी लिया करता था ताकि जो आर्मी है वो अच्छी तरह से मेंटेन हो सके। कुछ स्टेप्स इसने लिए, जैसे कि जो प्राइस थे एसेंशियल गुड्स के उनको रेगुलेट कर दिया, एक सा कर दिया, और मार्केट में जो भी एसेंशियल फूड आइटम गुड्स सेल होते थे उनको कंट्रोल किया गया, उनकी देख रेख शुरू कर दी। एक इंस्पेक्टर मार्केट में अपॉइंट कर दिया गया जो ट्रेडर्स पर नज़र रखता था कि कहीं ऐसा ना हो कि जो ट्रेडर्स हैं, जो व्यापारी हैं, वो फिक्स अमाउंट से ज़्यादा में चीज़ों को बेचे। और भी एक कदम इसने आगे बढ़ाते हुए अपने कुछ स्पाइसेस, मतलब कि जासूस को पूरे के पूरे किंगडम में भेज रखा था ताकि वो इरेगुलरिटीज़ चेक करें। फूड ग्रेन को स्टोर करने के लिए इसने बड़े बड़े गोडाउन्स बनवाए, और इसके अलावा जितने भी किसानों का जो अनाज इकट्ठा होता था फसल आने के बाद, इन गोडाउन्स में उनको रखा जाता था, और जब भी किसानों को वापस में ज़रूरत पड़ती तो किसान यहीं से उस अनाज को, उस ग्रेन को ले जाया करते। जो भी अपराधी हुआ करते थे, जो ऑफेंडर्स थे, उनको टाइम टाइम पर पनिशमेंट भी दी जाती थी। अब हम समझेंगे रेवेन्यू पॉलिसी।
टैक्स पॉलिसी की बात करें तो इसने अपने आर्मी और अपने ऑफिशियल्स को मेंटेन करने के लिए लोगों से जो टैक्स लिया जाता था उसको तकरीबन 50% तक बढ़ा दिया गया था। मतलब कि अगर कोई किसान या कोई भी व्यक्ति कुछ भी प्रोडक्शन कर रहा है तो उसका 50% उसको देना पड़ेगा। और ये जो पॉलिसी थी, ये जो सिस्टम था वो खराज के नाम से जाना गया। जो लोग भी कैटल रखते थे, घर जिनके पास हुआ करते थे, उनसे भी अतिरिक्त टैक्स लिया जाने लगा। लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए इसने कलेक्टर अपॉइंट कर रखे थे। जिसकी जितनी प्रॉपर्टी, जिसका जितना लैंड फॉर्म, उससे उतना ज़्यादा टैक्स इसके द्वारा लिया जाता था। जितनी भी जो लैंड फॉर्म थी वो स्टेट लैंड फॉर्म डिक्लेयर्ड कर दी गई थी। किसी की ज़मीन नहीं है, जितनी भी ज़मीन है वो राजा की ज़मीन है। उसके किंगडम में प्रीवियस रूलर्स के द्वारा जिन भी किसानों को, जिन भी लोगों को जो ज़मीनें दी गई थी वो सारी की सारी वापस करवा ली गई और उनको स्टेट की ज़मीन घोषित कर दिया गया। सुल्तान ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर रखे थे। साथ ही अलग अलग विलेजेस से, अलग अलग एरिया से टैक्स कलेक्ट करने के लिए गांव में लैंड लॉर्ड्स अपॉइंट कर रखे थे, जिनको कलेक्टर के नाम से भी जाना जाता था। नाउ सिक्योरिटी ऑफ द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स। अपने किंगडम को दुश्मनों से सिक्योर करने के लिए इसने जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स में जो ओल्ड फोर्ट था उसको रिपेयर कराया। साथ ही और एक्स्ट्रा स्पेशल गवर्नर्स भी इसने अपॉइंट किए। मुल्तान वाले एरिया में इसने काफ़ी ज़्यादा स्पेशल और स्ट्रॉन्ग जो सोल्जर्स थे उनको अपॉइंट किया और साथ ही कुछ जनरल्स जैसे कि जफ़र खान और मलिक काफूर, उनको भी इसने बॉर्डर पर अपॉइंट कर दिया। देखिए, खलजी की बात करें हम, अलाउद्दीन खलजी जो था वो अपने वस्ट एम्पायर को इंडिया में फैलाने के नाम से जाना जाता है और साथ ही इसने अपना जो एम्पायर था वो नॉर्थ वेस्ट में इंडस रिवर तक फैलाया। बात करें अगर ईस्ट की तो इसने जो एरिया था वो उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार और कुछ पार्ट्स बंगाल के थे, वहाँ तक इसने अपने एम्पायर को एक्सटेंड किया। नॉर्थ में इसका किंगडम पंजाब से लेकर विंध्य प्रदेश तक था। बात करें अगर साउथ की तो जो वहाँ के पंड्या रूलर्स थे उन्होंने इसकी सारी की सारी कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हियर वी आर गोइंग टू स्टॉप दिस लेक्चर। आई होप आपको ये डायनेस्टी पसंद आई होगी। अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।